दोस्तों लास्ट 4 सालों में अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वो डीग्रो कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स ऑफ 500 TRI। अब इसका एक सिंपल रीज़न है, बहुत सारे मर्जर्स और डीमर्जर्स हो रहे जहाँ पे बैंक्स और NBFCs इंटीग्रेट हो रहे, बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इंटीग्रेट हो रहे, बहुत सारे PSU बैंक्स कंसोलिडेट हो चुके हैं और इसके वजह से अभी तक जो है इंडस्ट्री में उस तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिली जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए। तो आज ये म्यूचुअल फंड आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और पूरी फंड की डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे वाइट ओक कैपिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का NFO लॉन्च हुआ गया है 16 जैन को और 30 जैन तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इस फंड के डिटेल जानकारी के लिए आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रक्चरल फंड है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ थीम्स, यहाँ पे स्ट्रक्चरल थीम और टैक्टिकल थीम होता है। टैक्टिकल थीम जो होता है वो शॉर्टर टर्म के लिए होता है, अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट के हिसाब से होता है, बट स्ट्रक्चरल थीम जो है उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे BFSI, हेल्थ केयर, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल, इस तरह के थीम्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्युलर थीम जो होता है ये एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें इंडिया के डेमोग्राफिक ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात की जाती है, बट स्ट्रक्चरल थीम आउटप्ले करता है कंप्लीट सेक्टर के ऊपर, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग एक सेक्टर है। सिक्लिकल थीम में कमोडिटीज़, एक्सपोर्ट्स मेजरली जो है कमोडिटी ड्रिवन थीम्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस चाहिए तो इस सिक्लिकल थीम में आपको पैसा लगाना है। अब बात करते हैं लैंडस्केप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल थीम का। तो यहाँ पे 3 सब थीम्स है जैसे लेंडिंग फाइनेंशियल्स, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स एंड फैसिलिटेटर्स। लेंडिंग फाइनेंशियल्स में बैंक्स में कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स आ जाते हैं। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स में हाउसिंग कंपनीज, सिक्योर्ड लेंडर्स, अनसिक्योर्ड लेंडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज आ जाती है। अब नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स में यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ जाती है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ जाती है। फैसिलिटेटर्स की बात करें तो ब्रोकरेजेस, एक्सचेंजेस, रेटिंग एजेंसीज, डिपॉजिटरीज लाइक CDSL, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स एंड कैश मैनेजमेंट और फिनटेक कंपनीज आ जाती है। अब ओनरशिप वाइज देखें तो 2 है, पब्लिक एंड प्राइवेट, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। अब BFSI एक फास्टेस्ट सेगमेंट है। अब यहाँ पे आपको पता है कि उधार देना और उस पर ब्याज कमाना ये पुराना धंधा है, नया नहीं है, बस फॉर्म चेंज हो रहा है। अब डिजिटल वे में यहाँ पे काम होना शुरू हो चुका है। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का TRI जो है, मतलब कैगर आप देख सकते हो 2004 से सितंबर 2023 तक का 17.6% का एवरेज रिटर्न रहा है। वही निफ्टी 50 TRI का रिटर्न जो है 14.6% रहा है। तो नॉमिनल GDP ग्रोथ भी अगर देखें इंडिया का तो 12.7% है, जहाँ पे 3% एक्स्ट्रा का अल्फा जनरेट करके देता है ये फंड अगर आप लंबे समय के लिए रुकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे देश का इस स्टॉक मार्केट के अंदर, जहाँ पे इनके सेक्टर के अंदर 108 कंपनीज है निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर और मार्केट कैप वाइज 24.2% वेटेज रखते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन 37.5% का है, जो कोई भी और सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे BFSI सेक्टर अंडर पेनिट्रेटेड है, उसके बारे में बात करें इंडिया के अंदर तो डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ जो है GDP का, यहाँ पे आप 51% देख सकते हो, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज और एमर्जिंग कंट्रीज से काफ़ी कम है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी यहाँ पे सिर्फ 1% है इंडिया का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जापान वगैरह का 2% से ज़्यादा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड AUM की ग्रोथ की बात करें तो हम 15% पे कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज़, और सम अश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23% पे है। बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे बाकी जो कंट्रीज़ है उनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। तो हमारे लिए आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लंबा रनवे है जहाँ पे हम ग्रोथ ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग की भी बात करें तो हम काफ़ी पीछे है कंपेयर टू पॉपुलेशन, अपने 4G कनेक्शंस, OTT यूज़र्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन बायर्स, और वहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी काफ़ी कम है, NSE एक्टिव क्लाइंट्स भी कम है और रिटेल हेल्थ की पॉलिसीज़ भी काफ़ी कम है। अब बात करते हैं कि डिजिटल बैंकिंग कैसे ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ, UPI ट्रांजैक्शंस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया का जो यूथ है यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है डिजिटल बैंकिंग के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई करती है फिनटेक कंपनीज़ के लिए, बैंक्स के लिए डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क बनाने के लिए।
अब यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से रिटेल इन्वेस्टर के अवेयरनेस की वजह से एसआईपी कंट्रीब्यूशन किस तरह से बढ़ते हुए दिख रहा है आप देख सकते हो। नवंबर 2020 की बात करें तो 7,000 करोड़ का यहाँ पे एसआईपी बुक था और वहीं 2023 नवंबर की बात करें तो 17,000 करोड़ का यहाँ पे बुक है। तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। वही डीमैट अकाउंट की भी तेज़ी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रही है। अब चेंजिंग मार्केट की बात करें तो बैंक्स का पहले पब्लिक सेक्टर में 92% का मार्केट शेयर था, आज 56% पब्लिक सेक्टर है और 40% जो है करीबन प्राइवेट सेक्टर है, 4% यहाँ पे फॉरेन बैंक्स है। वही लाइफ इंश्योरेंस में 100% LIC था, यहाँ पे 58% मार्केट शेयर जो है बाकी प्लेयर्स ने ले लिया, LIC के पास बच गया 42%। जनरल इंश्योरेंस में भी यहाँ पे आप देख सकते हो 100% यहाँ पे पब्लिक कंपनी थी, अब 62% प्राइवेट प्लेयर्स है और 38% यहाँ पे जो है पब्लिक कंपनी है। और यहाँ पे अगर AMCs की बात करें म्यूचुअल फंड हाउसेस की तो UTI के पास 100% मार्केट शेयर था, अब 94% जो है यहाँ पे पब्लिक नहीं रह गया है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ने एक्विजिशंस किया है मार्केट शेयर में और 6% सिर्फ UTI के पास रह गया है। तो ये सिंपल है, पूरा डायनामिक शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री रेगुलेशंस। तो रेगुलेट कौन करता है? सेबी, RBI, IRDA, इस तरह के बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ है गवर्नमेंट के जो ये पूरा इकोसिस्टम पे नज़र रखे हुए है कि कहीं भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। अब बैंकिंग की बात करें, पोस्ट पैंडेमिक किस तरह से मार्केट ग्रो होना चाहता है और यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी है कि ग्रोथ देखने को मिले। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया के बारे में, अगर आप मीडियन मतलब एमर्जिंग मार्केट मीडियन से बात करें तो हम यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो करें, जहाँ पे 10.8% का एवरेज है नो टोटल एसेट अपॉन नेटवर्थ का बैंकिंग के अंदर, तो हम 11.2 पे है, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ हेल्दी ग्रोथ इन दिस सेक्टर। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो आप देख सकते हो एवरेज 3.7 है और प्राइवेट बैंक्स 4.3% के करीब दे रहे हैं यहाँ पे और PSU बैंक्स 3.2 के करीब। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो भी इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे एवरेज 1.5 है, हम आज प्राइवेट बैंक्स 2.1 कर रहे हैं और PSU बैंक्स 0.9। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, परसेंटेज ऑफ एवरेज लोन्स की बात करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एसेट क्वालिटी अच्छी रही है और उसके वजह से आपके NPAs कम देखने को मिलेंगे हमको, आने वाले सालों में और भी कम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि मैंने कहा NPA यहाँ पे 1% मिनिमम, मतलब अगर NPA है तो अच्छी कंपनीज मानी जाती है, उससे कम है तो बेटर है। तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग NPA देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा क्वालिटी ऑफ ग्रोथ साइन है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स कम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, जो लोन ले रहा है वो रीपे करने के लिए रेडी है आज के टाइम पे। अब यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ रेट किस तरह से, मतलब स्टेडी ग्रोथ रेट है 15, 16, 17% के बीच में तीनों सेक्टर्स के अंदर, लाइक एवरेज, PSU एंड प्राइवेट बैंक्स। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, एवरेज आपको 15-16% के बीच में देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल ग्राफ है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का इनकम बढ़ रहा है पर कैपिटा और उसकी वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड हम लोग को देखने को मिलने वाला है मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बैंक्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट होगी अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए, जहाँ पे इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब NBFCs किस तरह से पैसा बना रहे, कौन से सेक्टर्स में प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बात करूँ तो होम लोन में 36% NBFCs ने मार्केट कवर किया हुआ है। उसके बाद 9% आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंज्यूमर गोल्ड, रूरल, एग्री, माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद व्हीकल इक्विपमेंट में 12%, SMEs लोन में 10%, रियल एस्टेट 6% और इंफ्रास्ट्रक्चर में करीबन 25% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। तो NBFCs यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, कुछ अलग ही सेक्टर्स है जहाँ पे ये मेजॉरिटी प्ले करते हैं। अब रोलिंग रिटर्न की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर वर्सेस निफ्टी 500 TRI, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए? मीडियन रिटर्न्स देख लीजिए, 16.6% के करीब रहा है कंपेयर टू निफ्टी 500 जो है 13-12% के बीच में। और वही एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो 17-18% के बीच में रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के थीम फंड में कंपेयर टू निफ्टी 500 जो 12-14% के बीच में रहा है। तो आप एवरेज लेके चल सकते हो, 14-15% इस फंड में आपको मिल सकता है, जो कि एक हेल्दी रिटर्न हो सकता है कंपेयर टू दी ब्रॉडर मार्केट्स।
यहाँ पे आपको अल्फ़ा 2-3% का मिल जाएगा इस फंड में। अब टेन्योर की बात करें तो आप देख सकते हो, अगर आपको ग्रेटर देन 10% चाहिए तो 98% प्रोबेबिलिटी है आपको 10 साल के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और आपको ग्रेटर देन 15% चाहिए तो 75% प्रोबेबिलिटी अगर आप 10 साल वेट कर लेते हो। सेम चीज़ यहाँ पे 10 ईयर रोलिंग रिटर्न लमसम और एसआईपी का कंपैरिजन किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो लमसम में 100% आपका 10 साल में पैसा यहाँ पे जो है मोर देन डबल होके मिला है। आपको कैगार यहाँ पे 15-17% के बीच में ग्रोथ दिया है। वही एसआईपी के रूट से अगर जाए तो 97% ऑफ द टाइम्स एसआईपी ने यहाँ पे आपको पैसा डबल करके दिया है। तो ये एक बहुत बढ़िया फंड है जिसको एसआईपी स्टार्ट करना है या फिर लमसम में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा लास्ट 4 साल में निफ्टी 500 टीआरआई से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा है। उसका एक मेन रीज़न था, जैसे मैंने कहा, मर्जर डी मर्जर, काफ़ी एक्विजिशंस और यहाँ पे ग्रोथ को जो है कंसोलिडेशन फेज में लाया गया था। अब चांस है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस से हम वापस परफॉर्मेंस वाले ट्रैक को पकड़ सके। तो अब इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप लमसम 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और एसआईपी मिनिमम 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके रजिस्टर करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एग्जिट लोड 1% रहने वाला है अगर आप यूनिट्स को रिडीम कर देते हो 1 महीने के अंदर, अदरवाइज एग्जिट लोड नील है। टैक्सेशन आपका सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन अदर म्यूचुअल फंड्स ऑफ इक्विटी, 10% रहेगा आपका टैक्सेशन अगर 1 साल बाद आप बेच रहे हो यूनिट्स को, और 15% रहेगा अगर 1 साल के अंदर आप बेच देते हो। रिस्क पैरामीटर की बात करें तो वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि पूरा इक्विटी बेस्ड यहाँ पे थीम रहने वाला है इस फंड के अंदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।